देखिए ब्रेन तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, वो कवर करना है। उसके बाद में ये सेंसरी और मोटर नर्व क्या होती है उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, और इफरेंट एफरेंट नर्व जो कल क्वेश्चन आ गए थे, और पीएनएस के जो डिफरेंट टाइप्स थे, जिसमें हम लोगों ने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, और उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था। तो वही सारी चीजें मैं आज कवर कराऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहली कैटेगरी थी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक तो ब्रेन होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो देखिए ब्रेन आपको कंप्लीट किया जा चुका है। ब्रेन में जितने भी डिटेल्स थे अलोंग विद द स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। एक स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है जो हमारा बचेगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपको बताना होगा। दूसरा, यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है इसका, हम लोग जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरीके की नर्व्स होती हैं। एक को मैंने कहा था मोटर नर्व, और दूसरी होती है सेंसरी नर्व। इन्हीं नर्व को हम लोग अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे मोटर नर्व को हम लोग कहते हैं इफरेंट नर्व, इन्हें हम इफरेंट नर्व कह देते हैं। और सेंसरी नर्व को हम लोग एफरेंट नर्व नाम दे देते हैं, इन्हें हम एफरेंट नर्व नाम दे देते हैं। और दूसरा एक और कैटेगराइजेशन हो सकता है कि हम इस पीएनएस को, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा जो हमारी टोटल नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी, उन नर्व्स को भी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है उन्हें स्पाइनल नर्व नाम दिया जाता है। और याद रखना कि चाहे क्रेनियल नर्व हो चाहे स्पाइनल नर्व हो, इन दोनों में ही दोनों तरीके की सेंसरी और मोटर दोनों तरीके की नर्व होती हैं, और कुछ मिक्स नर्व भी होंगी। इसमें कुछ सेंसरी और मोटर नर्व होंगी और कुछ मिक्स नर्व होंगी जिनका दोनों का काम होगा। और सेंसरी और मोटर यहाँ पे भी होंगी और इसमें भी मिक्स नर्व होती हैं। टोटल हमारे अंदर बेटा 12 पेयर तो होती है क्रेनियल नर्व और 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व। 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके की नर्व्स थी, मोटर और सेंसरी। देखिए सेंसरी नर्व का काम होता है क्या करना, किसी भी रिसेप्टर ऑर्गन से जो किसी स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करेगा, उस स्टिमुलाई को रिसेप्टर ऑर्गन ने रिसीव किया और उसको ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम इस सेंसरी नर्व का होगा। क्लियर है मेरी बात आपको? और ब्रेन में जिस हिसाब से स्टिमुलाई आया है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, इसी को हम लोग ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेसर या मेन थिंकर कह देते हैं ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और ये इफेक्टर ऑर्गन तक स्टिमुलस को मतलब उस इंपल्स को भेजने का काम करेगी। और वो इंपल्स जो भेजी जाएगी वो मोटर नर्व भेजेगी, या इसी को हम लोग इफरेंट नर्व नाम दे देंगे। और इफरेंट नर्व जब मैसेज भेजेगी तो ये इस इफेक्टर ऑर्गन की मदद से क्या हो जाएगा, वहां पे रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना,
सेंसरी नर्व का काम था क्या करना, किसी रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक उस स्टिमुलाई को भेजना और ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना या उसके हिसाब से कोई भी रेस्पॉन्स देना। उस रेस्पॉन्स को देगा तो बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन, लेकिन उस इफेक्टर ऑर्गन तक उस इंपल्स को कौन लेके जाएगा, मोटर नर्व या इफरेंट नर्व, और लाके कौन आएगा, सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब हमने क्या किया था, पीएनएस को दो तरीके के नर्व्स में और बांटा था, एक को कहा था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सिंपल सा काम है, जो भी ब्रेन से मैसेज को स्केलेटल मसल तक लाने का काम करे वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। वो नर्व्स जो ब्रेन से स्केलेटल मसल तक इंपल्स पहुंचाने का काम करेंगी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएंगी। तो स्केलेटल मसल क्या होती है, वॉलेंट्री। तो इसका मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं उन वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करके रखना। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, इसका काम है जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन है उन सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को करवाना, जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ाना, प्यूपिलरी डायलेशन कराना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना या घटाना, ये सारी चीजें। तो उन सब चीजों को क्या करने का काम करते हैं, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और ये दोनों नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक का मतलब है जो भी फंक्शन हम कंट्रोल ना कर सकते हो, जो हमारा नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर ले, मतलब जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं वो सारे के सारे एएनएस कंट्रोल करेगा। और जितने वॉलेंटरी मूवमेंट, जैसे अब मैं लिख रहा हूं तो मेरा कौन सा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन मेरे जो हार्ट रेट है वो सिचुएशन के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो, मेरा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो, मेरी प्यूपिल डायलेट हो या कॉन्स्ट्रिक्ट हो, मेरी ब्लड वेसल डायलेट हो या कॉन्स्ट्रिक्ट हो, वो सारी की सारी चीजें एएनएस कंट्रोल करेगा, ना कि एसएमएस। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फंक्शन करने का काम करता है। कैसे? ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेटा स्ट्रेस और इमरजेंसी, स्ट्रेस या इमरजेंसी के दौरान काम करता है, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमें वापस रेस्टिंग स्टेट में लाने का काम करता है। मतलब एक तो आपको क्या करेगा, किसी इमरजेंसी के लिए या स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जब वो स्ट्रेस या इमरजेंसी पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद में आपको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब देखो स्ट्रेस या इमरजेंसी के दौरान क्या करा जा सकता है, तो सबसे पहला प्यूपिल को डायलेट करेगा, प्यूपिलरी डायलेशन करेगा, ठीक है। दूसरा हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। दूसरा ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। और क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये सारे के सारे काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? और रेस्टिंग स्टेट में लाने के लिए इन सब के जस्ट अपोजिट काम कर लीजिए। देखिए जब आप इमरजेंसी में या गुस्से में है तो आपकी आंखें डायलेट होती है, पीपल वाला पार्ट डायलेट करता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप डायलेट थोड़ी करेंगे पीपल को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्यूपिल वापस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, प्यूपिल वापस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और इसमें अगर और भी याद करना चाहो तो देखिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये इनहिबिट करता है सैलिवेशन को भी, ये इनहिबिट करता है सैलिवेशन को। उसके अलावा ये डाइजेशन को भी रोकने का काम करता है, ये डाइजेशन को भी रोकने का काम करता है, उस टाइम पे डाइजेशन नहीं होगा। और जिस दौरान आप नॉर्मल स्टेट में होगे
वहां पे सेलिब्रेशन ये करवाएगा, और तो और आपका डाइजेशन इस टाइम पे सबसे ज्यादा नॉर्मल रेट पे होगा। उसके अलावा बहुत सारे इसके काम है, मतलब इतने सारे कि मैं पूरा एक चार्ट बन जाएगा इसको लिखते हुए इन सब के कामों को। लेकिन मेनली आपको जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है उन्हें कंट्रोल करेगा, और जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होने वाला है। क्लियर है मेरी बात आपको? और इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। अब इसमें ना एक और पार्ट होता है, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन है, वहां तक भी बहुत सारे नर्व फाइबर इनर्वेट करते हैं, मतलब हमारे नर्व फाइबर हर एक जगह पे है। तो विसरल ऑर्गन के अंदर, विसरा का मतलब क्या होता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब हमारे विसरल ऑर्गन या विसरा के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये जो ईसोफेगस वाला पार्ट है, इट इज ऑल्सो विसरल ऑर्गन। तो विसरल ऑर्गन तक भी बहुत सारे नर्व फाइबर इनर्वेट करते हैं, वहां पे भी नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और वो बनाते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। और विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम जो विसरल ऑर्गन तक पहुंचाएगा मैसेजेस को, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। वीएनएस मतलब विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, इस बात को आप याद रखना। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ नर्व प्लेक्सेस होते हैं। अब नर्व प्लेक्सेस क्या करते हैं, देखिए जैसे आपने देखा होगा, जब आपको भूख लगती है, जब आपको भूख लगती है और आपके सामने फूड हो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाते हैं, सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। होता है नहीं होता? अरे होता है। ठीक है, जब जब आपने देखा होगा, जब जब आपने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया, तो आप कहते हैं ना पेट में अजीब अजीब सी वो होने, हाँ आवाजें भी आने लग जाती है और अजीब सा वो होने लगता है। तो वो हाँ जो कहते हैं चूहे दौड़ना, वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वहां पे नर्व प्लेक्सेस होते हैं, नर्व प्लेक्सेस होते हैं। जैसे पेरिस्टाल्सिस नीचे की तरफ होते चला जा रहा है, तो वहां पे पेरिस्टाल्सिस के अंदर क्या होता है, जो ईसोफेगस है उसके अंदर ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता चला जाता है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, स्टमक तक पहुंच जाता है। तो वो सारी चीजें नर्व प्लेक्सेस जो उसको इनर्वेट कर रही है, वो करवाने का काम कर रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो ये तो रही बात इन सारी चीजों की। अब मैंने ये तो चीजें आपको बताई, अब कुछ मैं डायग्राम्स के साथ में मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे ब्रेन के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ा था, बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा चीजें नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये आपको जाननी पड़ेगी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में जो हॉलो स्पेस होती है उसे कहते हैं स्पाइनल कैनाल। उसी स्पाइनल कैनाल से ये पास हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती है बिल्कुल सेंट्रल कैनाल। मतलब कहने का ये है कि जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम था, तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया जी, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। वर्टिब्रल कॉलम बीच में से हॉलो थी ना बोन्स, अरे 26 बोन्स थी वर्टिब्रल कॉलम में, बीच में से हॉलो थी वो। तो ये जो हॉलो थी, इसके बीच में से क्या पास होगा, स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बेटा, इस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी एक हॉलो स्पेस होता है, जिसे हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और उसी सेंट्रल कैनाल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और जिस तरीके से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंज प्रेजेंट थे, कौन से ड्यूरामेटर, अर्कनॉइड और पिया मैटर, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंज प्रेजेंट होते हैं, जो इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बस ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अंतर ये आएगा कि ब्रेन का जो कॉर्टेक्स था वो ग्रे था, वो ग्रे मैटर था, और मेडुला वाला पार्ट क्या था, व्हाइट मैटर था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट कर सकते हो आप इसका, क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आउटर पार्ट होगा, मतलब जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो आउटर पार्ट होता है वो होता है व्हाइट मैटर, और अंदर वाला पार्ट होता है इसका ग्रे मैटर। लेकिन ब्रेन में उल्टा था, आउटर पार्ट क्या था ब्रेन के अंदर, ग्रे मैटर, और अंदर वाला पार्ट क्या था, व्हाइट मैटर। क्लियर है मेरी बात सभी को, पक्का क्लियर है? और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है जितने भी स्टिमुलाई हैं और रेस्पॉन्सेज हैं, उन्हें टू एंड फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी तक पहुंचाने का काम
कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करेगी। जितने भी हमारे नर्व फाइबर है वो सब जाके कहां पे मर्ज हो जा रहे हैं? पहले स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड उसे कहां तक लेके जा रही है? ब्रेन के पास, और ब्रेन में प्रोसेस होने के बाद उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन वापस लेके आ रही है। पहले किस में आएगा? स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद किस में जाएगा? नर्व के अंदर, और नर्व कहां तक ले जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन तक। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? अब एक चीज और याद रखना आप, एक एक्शन होता है जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। सुना है आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में? तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बेटा, बहुत रेयरली ब्रेन इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स में। मतलब जैसे सपोज करो यहाँ पे एक पिन थी और मैंने हाथ गलती से लगाया और एकदम मेरे को चुभा, एकदम मैंने हाथ हटा दिया, तो उस कंडीशन में वो जो एक्शन था वो रिफ्लेक्स एक्शन था। और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो ये मैंने यहाँ से हाथ को एकदम हटाया है यहाँ से, इसका जो मैसेज था ये ब्रेन तक नहीं पहुंचा, इसको प्रोसेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही कर लिया गया था। मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरा हाथ जो है ये रिसेप्टर ऑर्गन है, तो रिसेप्टर ऑर्गन ने यहाँ नेल निकला हुआ था, उस नेल को दबाया, तो मेरे जो प्रेशर रिसेप्टर थे उन प्रेशर रिसेप्टर ने उस चीज को सेंस किया और देखा कि यहाँ पे इंजरी हुई। तो तुरंत क्या हुआ? उस रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू उस मैसेज को भेज दिया किसके पास में? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में एक इंटर न्यूरॉन नाम की चीज होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कोई स्टिमुलाई था, और स्टिमुलाई क्या हुआ? मैंने एक किसी नेल को, आयरन नेल को मैंने प्रिक किया अपने हाथ में, चुभाया, तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? जो मेरे हाथ में रिसेप्टर ऑर्गन था या रिसेप्टर थे, उस रिसेप्टर ने उस चीज को सेंस किया और एपरेंट या सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दिया। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? एक न्यूरॉन होती है जिसे इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। इंटर न्यूरॉन का काम है क्या करना? जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम एक न्यूरॉन करती है जिसे मैं इंटर न्यूरॉन नाम दे रहा हूं। इंटर न्यूरॉन का काम है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ना। तो सपोज करो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास में मैसेज लेके गई कि मेरे हाथ में एक नेल चुभ गया है, तो उसको इंटर न्यूरॉन किस तरीके से प्रोसेस करेगी? देखेगी कि भाई ये हमारी बॉडी के लिए हार्म है, तो वो इस मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगी कि हमें वहां से क्या करना चाहिए? अपने हाथ को रिमूव कर लेना चाहिए, मुझे वहां से हाथ को हटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? इसी स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन ने, इस सेंसरी न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया, और ये किसके थ्रू दिया गया? इंटर न्यूरॉन के थ्रू दिया गया। और इंटर न्यूरॉन क्या करेगी? वापस एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू, वापस एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक उस मैसेज को पहुंचाने का काम करेगी। और जब इफेक्टर ऑर्गन तक वो मैसेज पहुंचेगा तो उसके बाद में वहां वो होगा क्या? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं वहां से अपने हाथ को विड्रॉ कर लूंगा, विड्रॉल ऑफ हैंड हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था, इसी प्रोसीजर को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से? मैंने बताया, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट किया, हाथ को हटा लिया। हम लोग नी के ये जो टिप वाला पार्ट है, इसके ऊपर अगर किसी चीज को स्ट्राइक करें तो अपना हमारा पैर अपने आप क्या होता है? जर्क करता है, तो इसे कहते हैं नी जर्क मैकेनिज्म। दिस इज नोन एज नी जर्क मैकेनिज्म। उसके अलावा किसी नए बच्चे को, नर्सिंग बच्चे को आप फिंगर उसके फेस के आसपास लगाइए, तो वो क्या करेगा? वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि उस फिंगर को वो क्या करने लगेगा? फीड करना शुरू कर देगा। वो उसको मेमोरी ग्लैंड कंसीडर करेगा, उससे वो फीड करना शुरू करेगा। तो वो एक उसका इनेट रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दूसरा, जैसे किसी बच्चे को जब तक फूड की टेस्ट नहीं पता होता, तो आपको किसी भी तरीके के उसको फूड को स्मेल करा दीजिए, उसको कभी सेलिब्रेशन नहीं होगा। लेकिन आपने उसके उस फूड को टेस्ट करा दिया, और टेस्ट कराने के बाद आप उसे स्मेल कराइए, वो सेलिब्रेट करता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का काम है। और जैसे आपने देखा होंगे रिफ्लेक्स एक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक कंडीशनड, एक नॉन कंडीशनड, अनकंडीशनड कह सकते हो। जैसे आप लोगों ने जब कभी बाइक या स्कूटी या साइकिल चलानी शुरू करी होगी, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी ब्रेकर आता था या सामने कोई आता था, तो आप बहुत कॉन्शियस रहते होगे उसको ब्रेक को लेके कि ब्रेक दबाना है,
ठीक है, क्योंकि सामने आ रहा है कोई पर्सन, जिससे अगर आप नहीं दबाओगे तो क्या होगा। लेकिन विद एक्सपीरियंस, विद टाइम, वो जो रिफ्लेक्स था वो जो है अनकंडीशन बन गया। अब आप दिमाग में गाना सुनते जा रहे हो, आप इधर उधर की बातें सुनते जा रहे हो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके सामने आया तो ऑटोमेटिकली काम होगा, आपने अपने आप ब्रेक दबा लोगे। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का कंडीशनड रिफ्लेक्स है। कंडीशनड रिफ्लेक्स कब होता है, जब आप किसी काम को लगातार करते रहो, उसके बाद में वो काम हो, मतलब उसके बाद में वो रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर वो आए। तो रिफ्लेक्सेस जो बनते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर है, आपके सामने 150 प्लस की बॉल फेंक दी जाए तो मेरे हिसाब से मुंह पे लगे कि आप गिर जाओगे, इतनी स्पीड में होती है। लेकिन क्रिकेटर बहुत आसानी से उसे मार पा रहे होते हैं। क्यों मार पा रहे होते हैं? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है, वो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है कि आप उन्हें 150 प्लस की स्पीड की बॉल भी भेजेंगे तो वो आसानी से उसे, मतलब उनके पास में इतना टाइम होता है कि, या उनके रिफ्लेक्स इतने शार्प होते हैं कि उस बॉल को देख पा रहे होते हैं और उसको उसी टाइम के हिसाब से हिट कर पा रहे होते हैं। लेकिन उसी के बदले सपोज करो मैं वेदांश को खड़ा कर दूं बैट लेके और कोई 150 की बॉल फेंकवाऊं तो वेदांश बैट ऐसे लेके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कमर में लग जाएगी इसकी बॉल। ऐसा ही होता है जब बहुत स्पीड में बॉल आती है, या तो हाथ से ऐसे रोकने की कोशिश करेगा उस बॉल को। जी बेटा देखिए है जी, स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करने के लिए स्पाइनल कनाल होती है जो वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होगी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी मेनिंज प्रेजेंट होंगे, और सेंट्रली एक सेंट्रल कनाल होगी, यहाँ पे बीचों बीच देखिए, इसके अंदर भरा होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और दूसरा अंदर की तरफ यहाँ पे क्या होगा, ग्रे मैटर, और आउटर तरफ क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा। फंक्शंस की बात करी जाए तो इसका एक ही काम होगा, इम्पल्सेस को टू एंड फ्रॉम ब्रेन तक पहुंचाना, मतलब मैसेज को ब्रेन तक लाना और ब्रेन से वापस मैसेज को पहुंचाना। और दूसरा जो अभी रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ तक पहुंचता है, केवल स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाएगा और वहीं से वापस आने का काम करेगा। अब दूसरी बात जो मैंने अभी तक बताई थी आपको, जिसमें मैंने आपको ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी नर्व, मोटर नर्व के नाम बताए, या एफरेंट या इफरेंट नर्व के नाम बताए, उन सब नर्व्स के बारे में बड़े ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे ना लास्ट में मैं आपको एक टेबल भी शो करूंगा, उस टेबल के अंदर कुछ 12 नर्व्स हैं, उनके नाम हैं, उन्हें कैसे याद किया जाए उसके लिए एक निमोनिक है, उस निमोनिक को हम लोग पढ़ेंगे, आप अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिएगा ताकि किसी क्वेश्चन को बनाने में जो है डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने आज पहली बार जूते में देखा है, अच्छा पहली बार मुझे जूतों में देखा, मेरे हिसाब से बेटा संडे को मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट ना ही हो पाए, नहीं हो पाएगा। रीजन बताऊं, मैं बता रहा हूँ कोचिंग शिफ्ट करने हैं तो इसलिए। इधर देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अंदर दो तरीके की नर्व्स बांटी गई, एक क्रेनियल और दूसरी स्पाइनल नर्व। सबसे पहले इन्होंने, फिर दूसरी क्रेनियल नर्व का नाम क्या होगा, या क्रेनियल नर्व कौन होंगी, क्रेनियल नर्व वो नर्व्स हैं जो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो 12 पेयर हमारे अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं, और वो नर्व जो एसोसिएटेड होती है किसके साथ में, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, उन्हें हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। और 31 पेयर स्पाइनल नर्व। बेटा इतनी खुश क्यों हो रही हो, टेस्ट ही कैंसिल हुआ है, आगे भी होगा, जैसे सारे टेस्ट दे देती हो तुम, इतनी खुशी का प्रवाह हो रहा है तुम्हारे अंदर, स्माइल जा ही नहीं रही, अरे टेस्ट नहीं आ रहा, मजा आ गया, ठीक है, नहीं वो तो फिर वैसे ही रहेगा। इधर देखिए, इधर नर्व पीएनएस के अंदर दो टाइप की थी, एक एफरेंट और दूसरी इफरेंट। एफरेंट या सेंसरी नर्व वो नर्व्स हैं जो इंपल्स को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करेंगी। और दूसरी वाली कौन सी बताई गई थी आपको, इफरेंट या मोटर नर्व, जो क्या काम करेंगी, इंपल्सेस को सीएनएस से मसल या ग्लैंड्स, इफेक्टर ऑर्गन तक लाने का काम करेंगी। दूसरा, पीएनएस के दो टाइप थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम था क्या करना, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वहां तक सीएनएस से इंपल्सेस को भेजना। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, रिले करेगा या भेजेगा इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल तक। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा,
ये सीएनएस से जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं वहां तक उस इंपल्स को रिले करवाने का काम कौन करेंगी? ऑटोनॉमिक नर्व करेंगी। ऑटोनॉमिक नर्व के दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं उनका काम होता है क्या करना? किसी भी पर्सन को इमरजेंसी और स्ट्रेस या डेंजर, इन तीन कंडीशन से कोप अप कराने का काम ये करती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी इसके ऊपर डेंजर इमरजेंसी आई, ठीक है, अभी इसके लिए एक आपातकालीन स्थिति हुई जब मैंने इसकी गर्दन पकड़ के घूसा मारा, तो इसमें क्या हुआ? ये आपातकालीन स्थिति में आया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो इधर देखिए, इधर देखना, इधर इधर, यहाँ पे इसका इंक्रीज हुआ होगा हार्ट रेट, साथ में क्या हुआ होगा? इसकी ब्लड वेसल्स जो हो गई होंगी क्या? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई होंगी, जिसकी वजह से इसका चेहरा लाल हो गया। ठीक है, अभी एक और तमाचा में मारता तो ये पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। तो लाल क्यों होगा? वो इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें एक इसका कौन सा सिस्टम काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम इमरजेंसी, स्ट्रेस और डेंजर वाली कंडीशन से कोप अप करने में काम करे वो कौन सा सिस्टम होता है? सिंपैथेटिक। क्या क्या करेगा सिंपैथेटिक? हर चीज को बढ़ाएगा। देखो हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करेगा, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करेगा, आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ताकि बीपी इंक्रीज हो जाए। तो देखो कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरी है तो ऑब्वियस सी बात है एलिवेट हो जा रहा है ब्लड प्रेशर। अब मैंने बताया कि जिस तरीके से ये कोप अप करने में मदद कर रहा था, अरे समझा तो मैं दूंगा आपको, ठीक है। और जैसे सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, हाँ जी बताइए। हाँ पहले तो सही बोल, जो तू बोल रहा है गुटके को थूक मुंह से। वैसे कॉन्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, वो कॉन्ट्रिक्ट है। कौन से स्कूल में पढ़ रहा है तू? सेंट मैरी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट है तो। और इधर दून अकेडमी पढ़ रहा हो तू, इधर देख ले, इधर देखो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा? ये उस बॉडी को रेस्टिंग स्टेट पे लाने का काम करेगी। मतलब कोई पर्सन इमरजेंसी वाली स्टेट में था और उस इमरजेंसी स्टेट से वो नॉर्मल आना चाहता है, नॉर्मल आने के लिए कौन सा सिस्टम काम करेगा बेटा? सिंपैथी नहीं, सिंपैथेटिक। सिंपैथी तो मैं और मारूंगा तो और बच्चे तेरे को देंगे, सिंपैथी तो देंगे कि सबने गलत मारा तुझे। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथी नहीं बोलोगे। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ? जो रेस्टिंग स्टेट पे लाने का काम करे वो है पैरासिम्पैथेटिक। क्या क्या करेगा भाई रेस्टिंग स्टेट के लिए शाश्वत? मसल्स कॉन्ट्रेक्टाइल। क्या हो गया है तुझे? रिलैक्स हो जाएगी क्या? सारे ऑर्गन रिलैक्स हो जाएंगे। ओ मेरे भाई इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखो। हाँ ये स्लो डाउन कर देगा किसको? हार्ट रेट को। तो हार्ट बीट कम हो जाएंगी, जो आर्टरीज पहले कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी वो डायलेट हो जाएंगी, जो ब्लड प्रेशर पहले एलिवेट मींस इंक्रीज हुआ था वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट जो पहले बढ़ गया था वो कम हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो गया बेटा? क्यों परेशान है तू? हाँ बता बता बता। सेंट मैरी पब्लिक स्कूल, हाँ दून अकेडमी, सॉरी। हाँ बताइए आप। हाँ फिर से तूने गलत बोला बेटा, जब तक तू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सही से नहीं बोलेगा। हाँ 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 हो रहा है, हार्मोन एक्ट करेगा, हार्मोन भी एक्ट करेगा। हाँ नर्वस सिस्टम हो, मेरी बात सुनिए, अलग अलग कंडीशन है कहाँ पे क्या होना है। जैसे सपोज करो यही काम अगर किडनी से एसोसिएटेड होता तो वहां पे हार्मोन इन्वॉल्व हो जाते, और लेकिन अगर यहाँ पे नर्वस सिस्टम सीधा किसी चीज को करवाना चाहेगा तो वहां पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, वो उसके थ्रू ये सारा काम किया जा सकता है। और यहाँ पे इधर देखिएगा, देखिए यहाँ पे इसकी तरफ सिंपैथेटिक नर्व के अंदर क्या लिखा हुआ है? फाइट और फ्लाइट मींस इमरजेंसी वाली स्टेट में, और पैरासिम्पैथेटिक में लिखा हुआ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो मैंने जो वहां पे एक चार्ट बनाया था शुरुआत में वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए इसका काम है प्यूपिल्स को डायलेट करना, इनहिबिट करना सैलिवेशन को, हार्ट रेट को बढ़ाना, एयरवेज को रिलैक्स करना। ठीक है, ये सारी कंडीशन क्यों चाहिए? जब आप इमरजेंसी में हो।
उसके अलावा स्टमक की एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देना, जितने भी ग्लूकोज है उनके रिलीज को स्टिमुलेट करना ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े और ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन हो सके, और उसके अलावा गॉल ब्लैडर को उसके सिक्रीशन करने के लिए रोक देना, और इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज को, मतलब जितनी भी डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज है उन सबको बंद कर दिया जाएगा यहाँ पे, और बेरा एपिनफ्रीन और नॉर एपिनफ्रीन को रिलीज कर दिया जाएगा, ब्लैडर को रिलैक्स किया जाएगा, और जितने भी जेनाइटल पार्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे एजैकुलेशन और वेजाइनल कॉन्स्ट्रक्शन को प्रमोट करने का काम करा जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, अब यहाँ पे दूसरा जो इसका अपोजिट रिलैक्स करने का काम करेगा, वहां पे क्या होगा, ये पीपल को डायलेट कर रहा था तो ये पीपल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। वो सेलिवेशन करवा रहा था तो ये सेलिवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। अरे बेटा बदतमीजी नहीं करिए, ठीक है। वहां पे हार्ट रेट को इंक्रीज किया जा रहा था, यहाँ पे हार्ट रेट स्लो डाउन किया जाएगा, वहां पे एयरवेज को रिलैक्स किया गया था, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और जो भी वहां पे एक्टिविटीज लिखी हुई जिसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे काम होगा। मैं सारी चीजों को डिटेल में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। अब आगे की बात समझिएगा, हाँ वो आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा उसे। अब यहाँ पे नर्व प्लेक्सिस की बात करते हैं हम लोग। नर्व प्लेक्सिस या विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो विसरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का एक पार्ट था, मैंने वहीं पे लिखा था। बेटा नहीं, एक बदतमीजी नहीं करो, इधर देखो, ज्यादा खुश मत हो, मैं अभी इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति ला दूंगा तुम्हारे लिए, बताऊंगा कभी फुर्सत में। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, विसरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सिस। मैंने बताया था प्लेक्सिस जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरॉन का ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, या बहुत सारी नर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब एक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन होती है। और गैंग्लिया क्या होता है, जब नर्व सेल का एक क्लस्टर एक साथ प्रेजेंट हो तो वो गैंग्लिया की फॉर्मेशन करवा देता है। तो ये नर्व फाइबर और गैंग्लिया और प्लेक्सिस ये सारे क्या करते हैं, इंपल्सेस को ट्रेवल कराने का काम करते हैं सीएनएस से विसरा। विसरा मतलब जितने भी विसरल ऑर्गन है, ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक सारे विसरल ऑर्गन है, उन तक इंपल्सेस को लेके जाना और विसरा से सीएनएस तक वापस लेके आना। तो ये काम होता है किसका? विसरल नर्वस सिस्टम का। जैसे इसमें ना कभी अभी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, जब हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते थे तो उसमें ना दो तरीके के, एक मायरेंटिक प्लेक्सिस और एक मेजनर प्लेक्सिस पढ़ाया जाता था। तो वो जो मायरेंटिक और मेजनर प्लेक्सिस है ना, ये हमारे ईसोफेगस में, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे होते हैं, देखिए इधर देखिएगा, मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ कि मिजनर और मायरेंटिक प्लेक्सिस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देखिए यहां पे ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने नर्व प्लेक्सिस दिखा रखे हैं, सेरेोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, नहीं बेटा मस्कुलरिस नहीं दिखाया हुआ इन्होंने। इन्हें नर्व प्लेक्सिस शो करने चाहिए थे। नहीं बेटा, उसमें ना प्लेक्सिस शो करने चाहिए थे। ये रहा। देखिए ये क्या किया गया है, आपके ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। इसको किसी भी पार्ट से हम क्रॉस सेक्शन कर लें और उसके अंदर टिश्यूज को स्टडी करें तो हमें क्या होता है, वहां पे बहुत सारी लेयर मिलती है। जैसे सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, उससे बाहर वाली होती है सब म्यूकोसा, उससे बाहर वाली होती है मस्कुलरिस, उसके बाहर वाली होती है सेरोसा। ठीक है, ये कुछ लेयर्स होती हैं। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर एक एयर बैक प्लेक्सिस और एक मिजनर प्लेक्सिस ये इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक पूरा का पूरा नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है। मतलब ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक ये प्लेक्सिस मतलब किसका? विसरल नर्वस सिस्टम का पार्ट इसके साथ में एसोसिएटेड है, जो क्या करेगा, आपके स्टमक या डाइजेशन, जैसे सपोज करो आपने फूड खाया, वहां पे डाइजेशन या डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करवाना है, तो उस चीज को कैसे ग्लैंड
तक पहुंचाया जाए। तो ग्लैंड तक पहुंचाने का काम सीएनएस का है, लेकिन पहले ग्लैंड उस मैसेज को सीएनएस तक तो पहुंचाए, ताकि सीएनएस ग्लैंड को मैसेज करे कि आप क्या कर दीजिए, गैस्ट्रिक जूसेस को या डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करवा दीजिए। तो ये प्लेक्सेस इसलिए होते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क था किसका, नर्व्स का, इसके अंदर विसरल ऑर्गन के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहां पे वापस आ जाते हैं अपने उसी पार्ट के ऊपर। देखिए पल्ले पढ़ रहा कुछ पूरा पक्का, ब्रेन याद हो गया? कब होगा? अच्छा जब टेस्ट होगा। अगर टेस्ट नहीं होगा तो ब्रेन याद नहीं करोगे तुम? ऐसी बात नहीं है, फिर कैसी बात है? तुझे ब्रेन याद हुआ? करने की कोशिश अभी कैसे कर रहा है? तू झूठ बोल रहा है। कर रहा हूं, मतलब मैं कल ही तो पढ़ाऊंगा के। कल ही पढ़ाया के? तो मैंने मना करी थी, घर वालों ने कही थी कि मत जाइए पढ़ने, तबीयत खराब हो जाएगी। कोचिंग चले जाते ही तबीयत खराब। मत पढ़ना बेटा। 4-5 बच्चे पढ़े थे, बेहोश पड़े थे, मेरे को सर्वोदय में भर्ती करवा लेके स्ट्रेचर में दाबा दाब अंदर ले जा रहे। मतलब क्या हुआ? मैंने पूछा था उनसे क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, पढ़ाई कर ली थी इन्होंने, बेहोश हो गए। हाँ ज्यादा पढ़ लिए थे वो लोग। ठीक है तो मत पढ़ियो तू बेटा, बीमार पड़ जाएगा जल्दी, है ना? पढ़ाई करनी अच्छी बात थोड़ी है, बीमारी से बचना चाहता है तो इधर देखिए, ये तो रही बात आपकी पेरिफेरल की हो गई, विजुअल की हो गई। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी हंसोगे तुम तो। ठीक है, मैंने बताया रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है बॉडी का किसी भी स्टिमुलस के लिए। मतलब हम ना चाहते हुए भी जो हमारी बॉडी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये रैपिड मतलब बहुत तेज, इनवॉलेंट्री मतलब हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और अनकॉन्शियस मतलब हम लोग की कॉन्शियस के बिना ये एक्शन हमारी बॉडी कर सकती है। मतलब आप आंख भी बंद कर रहे हो, आपको कोई चीज नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपकी बॉडी को कोई हर्ट करेगा तो आप वहां पे तुरंत एक्शन लोगे। तो उसमें क्या हुआ, आपने जो तुरंत एक्शन लिया जिसमें वो एक्शन इनवॉलेंट्री था, जिसमें आपका कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं थी, वो एक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर एग्जांपल्स क्या क्या बताए हुए हैं, देखिए सबसे पहला, जैसे ही आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हैंड को विड्रॉ करना, एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा बेटा, जैसे ही किसी बच्चे को आप लोग हाथ लगाओगे तो इस तरीके से वो आपके हाथ को होल्ड कर लेगा, तो वो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके अलावा आपकी आंखों पे ज्यादा लाइट डाली जाए, आप अपनी आंखों को बंद कर ले, वो भी आपका एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके अलावा नी जर्क मैकेनिज्म, आपने अपने नी के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्राइक किया, आपका नी आगे की तरफ अपने आप जर्क कर जाएगा, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और उसके अलावा मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जिस भी बच्चे को आपने पहले फूड को स्मेल कराया जो उसके लिए अननोन था, तो उसके सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपने उस फूड को स्मेल करवाया जो फूड उसने पहले टेस्ट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशन मतलब जैसे मैंने आपको अभी बाइक और ब्रेक वाला हिसाब बताया था कि जब आप पहली शुरुआत में करते हो तो रिफ्लेक्सेस अनकंडीशनड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे आप बहुत कॉन्शियसनेस में रहते हो, लेकिन जब आप विद टाइम वहां पे क्या कर लें, उसके ऊपर बाइक को काफी टाइम तक चला लें तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, और जैसे ही आपके पास में सामने अचानक से कोई आए तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिफ्लेक्स बन गया कि आप क्या करेंगे, ब्रेक्स को दबा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का कंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे मैंने भी वेदांश को बताया था, 50 की बॉल फेंकेंगे तो वेदांश ऐसे कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि अरे ये नहीं है, लेकिन अगर यही वेदांश को 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक ट्रेंड किया जाए इतनी स्पीड की बॉल, तो वेदांश क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा और अच्छे से उन बॉल्स को खेल पाएगा। नहीं भी खेल पाए तो आंख बंद करके घुमा तो सकता ही है। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे, और जो पाथवे होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन में कंसिडर किया जाता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से शुरू होती है, रिसेप्टर ऑर्गन से। स्टिमुलाई आया था, मैंने बताया था एक अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, अरे मोटी बुद्धि के हो, इधर देखो। ठीक है, ऐसे जैसे ही उनसे बोलना कुछ बताया था अभी तो भंड बैठे रहते हैं, हाँ क्या कुछ बताया था, हैं नहीं पता, दोबारा बताओ। ये दिस स्टिमुलाई आया था, नेल मैंने चुबाया था, रिसेप्टर ऑर्गन था,
और उसमें सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक उस मैसेज को पहुंचाया था, और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इंटरकनेक्ट कराया था, और मोटर नर्व ने उसे इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाया था, जिसमें रिस्पॉन्स हुआ था हाथ का विड्रॉल करना। तो ये जो पूरा पाथवे फॉलो किया गया था इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाएगा। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो यही बात यहाँ पे सबसे पहली लाइन में लिखी हुई है कि द पाथवे ऑफ इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। और यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होने चाहिए रिफ्लेक्स आर्क के अंदर? सबसे पहला एक रिसेप्टर ऑर्गन जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, दूसरा वहां पे क्या होना चाहिए, एक न्यूरॉन जिसे हम लोग सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन कहेंगे, जो उस रिसेप्टर ऑर्गन से इंपल्स को सीएनएस तक भेजने का काम करेगी। और तीसरा है इंटरमीडिएट या कनेक्टर या इंटर न्यूरॉन, ये क्या करेगी, कनेक्ट करेगी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को, फिर वापस आएगा कैसे, मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर या एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू। तो यहाँ पे ये इंपल्स को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लाने का काम करेगी, एंड फाइनली इफेक्टर ऑर्गन होगी कोई मसल या ग्लैंड, वो क्या करेगी, उसके लिए रिस्पॉन्स शो करेगी। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो दिस होल पाथवे या दिस होल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथवे यहाँ पे था उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? चलिए, तो अभी हमको क्या करना है हमें इन दोनों पार्ट्स को लिखना है। तो सबसे पहले आप स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट को लिख लीजिएगा, जो 2 लाइन में ही है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है उसके अंदर, ठीक है? तो ओहो, चालाक आदमी। नहीं, लिखने का काम यही होगा, ठीक है? अभी होगा, चिंता मत करो, मैं जैसे बताऊंगा आप